जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में भी मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग मैथ का यानी गणित का वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन किए थे और वो भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस को किए थे और आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, उस पर बहुत मज़ा भी आया आप सभी को करने में। और देखिए बच्चों, मैं सही विश्वास से कह रहा हूँ, वहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। जितना तरीके से फिगर बन सकता था ना, वो सारा फिगर वाला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। आज की कक्षा में हम लोग सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मतलब बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन करेंगे, यार इसमें क्या है। और 80 प्रश्न करेंगे बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला होगा। बात करें ऑब्जेक्टिव, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़िए, जहां से पढ़ सकते हैं वहां से पढ़िए, मॉडल पेपर रट डालिए, क्वेश्चन बैंक रट डालिए। ठीक है। तो और मैं जो करा रहा हूँ वो भी कीजिए साथ में। तो सारा कुछ आपको समझ में आएगा बच्चों। याद करने का कोशिश नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है यार। याद करने का कोई जरूरी नहीं है। आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोशिश करेंगे एक को 4 बार पढ़ पढ़ के याद करेंगे तो वो संभव नहीं है वैसे याद होना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आंसर के साथ में मिल जाएगा, आंसर की भी नीचे मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस टाइप का क्यूज भी आप लोग टेलीग्राम चैनल से लगा सकते हैं, ढेर सारा क्यूज पड़ा हुआ है, तो जरूर से लगाइएगा। ठीक है। बात करेंगे, चलेंगे अपन सीधा क्वेश्चंस पर, ज़्यादा इधर-उधर में समय अपन नहीं गवाएँगे। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक मतलब सर जी जिसमें जीवन नहीं होता है। इस सब में से कौन ऐसा है जो अजैविक है, मतलब जिसमें जीवन नहीं? अरे सर जी, मानव जीव है, पक्षी जीव है, नदी हो जाएगा आपका, पेड़ में भी जीवन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पकड़ के मारना है इसमें। ठीक है? और इसमें क्या है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाँ, अगला प्रश्न है कि रेगुड़ किसे कहते हैं? ऑप्शन जी आपको आप लोग पढ़े होंगे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा इसका। है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाँ जी, ये सब क्वेश्चन जो है आपको बच्चों, ये सब क्वेश्चन ध्यान से याद करके जाना है। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? अब शरावती नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, ये पूछ दिया आपसे। अब भैया शरावती, बिहार में तो शरावती नाम का कोनो जगह नहीं है, कहाँ में? कर्नाटक में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था। ठीक है, चेक कर लीजिएगा जाके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में कितना प्रतिशत भाग वन से ढका हुआ है? कितना प्रतिशत भारत में वन है? तो सर जी ये आपका 24.62% है। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, 24.62% भारत में वन है। अगला बात करेंगे, अगला है कि नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे जो बच्चे जानते हैं। और जो बच्चे नहीं जानते हैं, भैया तेल क्षेत्र है, याद रखिए, असम में। याद है कि नहीं याद? असम में आपका तेल शोधक कारखाना है कि नहीं है? तेल शोधक कारखाना है। तो सर जी तेल का बात आएगा तो असम नहीं मार देंगे? बिल्कुल मार देंगे, ऑप्शन बी मार देंगे, नहीं आता होगा फिर भी मारेंगे। चलिए अगला देखेंगे। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई थी? पहला मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जल नीति कब बनाया गया था? तो सर जी इसमें वाला क्वेश्चन कुछ समझना नहीं है, ऑप्शन सी 1987। एक दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। पीडीएफ से भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? बिहार में खतरनाक भूकंप कब आया था? सर जी बिहार के बारे में बात करें, बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप 1934-35 में आया था। अपने दादाजी नाना जी सबसे पूछिएगा, वो बताएंगे। ठीक है। 1934-35 में आया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? कहाँ पर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र, मतलब कहाँ पर ताप बिजली उत्पादन होता है? सीधा समझिए, बरौनी में, कहलगांव में, कांटी में, इनमें से सभी में। देखिए, बरौनी में भी होता है बच्चा, बात करें बरौनी में भी होता है और कहलगांव में भी होता है। तो इनमें से सभी, देखिए, कांटी में भी होता है, इनमें से सभी ऑप्शन डी में है, तो डी वाला सही हो जाएगा। इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मतलब गांधी जी का गुरु कौन था? गांधी जी का कौन सा गुरु था, ये आपको बताना है जी। तो गौ से गांधी, गौ से गोपाल कृष्ण गोखले, याद रख लेंगे। गौ से गांधी, गौ से गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। लास्ट समय है, जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हुए चलेंगे फिर। निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? इस समय से कौन ऐसा है जो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इस समय से कौन है ऐसा जी? तो मित्र राष्ट्र में सर जी जर्मनी आपका शामिल नहीं था, तो जर्मनी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? अब संवाद कौमुदी क्या है सर जी? ये आपका समाचार पत्र है। क्या है जी? ये आपका समाचार पत्र है। और ये बंगाल में चला था। कहाँ चला था? बंगाल में। तो भाषा क्या होगा इसका? बंगला होगा। बंगाल में बंगला पढ़ने वाले लोग हैं, तो बंगाली भाषा में चला होगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? किसको भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता बोलते हैं? मतलब सर जी कौन था जो भारतीय समाचार पत्र पर से, मतलब जितना बात करें, उसको मुक्त कर दिया था, उसको फ्री कर दिया था?
फ्री मतलब उस पर से जितना प्रतिबंध था सब हटा दिया था। ये था आपका चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए, अरे भैया खुल जा। अगला देखते हैं। अगला है आपका कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? सबको पता होगा जी, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया, सबको पता होगा सबको। चलिए, अगला देखें। अगला है आपका, हाँ, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? अधीन था। बोहेमिया, बोहेमिया इस सब में से कौन देश का गुलाम था, किस देश के अधीन था, ये आपको बताना है। ये नया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। किसके? ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया में अंतर है। ये आपका ऑस्ट्रिया जो है, ये आपका यूरोप में, यूरोप महादेश में पड़ता है। और एक होता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये आपका खुदे महादेश है। ये आपका खुदे महादेश है जो क्रिकेट खेलता है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी। बेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? बेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी बच्चा आपका, ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में। किसके? रूस और जर्मनी के बीच में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? 1871 में विलियम प्रथम व्यक्ति था, सम्राट बना था, कहाँ का बना था? तो जर्मनी का बना था। तो जर्मनी का बना था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, ये बताना है जी। तो देखिए भैया, इंदिरा गांधी नहर जो है आपका, इंदिरा गांधी नहर जो है आपका, बात करें, ये आपका जो है बच्चा, ये आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। रामगढ़ के आसपास में ये नहर आता है। ठीक है, इधर। तो रामगढ़ आपका राजस्थान, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, या रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है बच्चा। अगला देखेंगे भैया, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा उपजाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा निकाला जाता है, बात करें तो? भारत में सबसे ज्यादा निकालने वाला खनिज अभ्रक है। क्या है? अभ्रक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, अभ्रक, अभ्रक। चलिए जी, अगला देखेंगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होता है? सर जी, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। दामोदर बात करेंगे। सर जी, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? अब देखिए, दामोदर नदी जो है बच्चा, दामोदर नदी झारखंड से होकर के बहती है। ये दामोदर जाती है, ऊपर में आपका हजारीबाग पड़ता है, और नीचे में आपका रांची पड़ता है। ठीक है। किधर से बहती है? दामोदर। ये दोनों चीज सर जी आपको पता होगा, ये दोनों चीज आपका झारखंड में है। अब यही नदी के किनारे में यही नदी पर एक परियोजना बना हुआ है। कौन राज्य में होगा? झारखंड में होगा। क्या दिक्कत है इसमें? दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में मतलब नीचे में, नॉर्थ वाला हिस्सा मतलब सर जी ये वाला भारत, ये वाला भारत। इसमें सबसे ज्यादा गन्ना कौन सा राज्य उत्पादित करता है? सबसे ज्यादा गन्ना सर जी आप बोलोगे महाराष्ट्र उत्पादित करता है। कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन महाराष्ट्र। चलिए, अगला देखेंगे। विश्ववरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये भी कंपनी का नाम है, विश्ववरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड कंपनी। ये कहाँ स्थित है? कानपुर में, भद्रावती में, विजयनगर में, दुर्गापुर में। सर जी कहाँ स्थित है? ये आपका भद्रावती में स्थित है। कहाँ? भद्रावती में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला है कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? शिपयार्ड, शिपयार्ड सर जी, शिप यार्ड मतलब जहाँ नाव वाव का रखा जाता है, वो नाव बनाने वाला, वो कौन है जो भारत में युद्धपोत बनाता है? सर जी, मंजगांव, कलकत्ता, चेन्नई, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा बात करे तो इसमें आपका मंजगांव जो है, मंजगांव सही हो जाएगा। मंजगांव, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए, अगला। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा आर्थिक क्रिया होता है? सर जी, प्राथमिक क्षेत्र होता है आपका कृषि, याद रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र होता है आपका उद्योग, और तृतीयक होता है आपका सेवा। तो गांव में क्या होगा जी? एक कृषि में ही आपका पशुपालन, प्राथमिक में ही आपका पशुपालन आता है। ठीक है, आपका डेयरी आता है। इस सब में से आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में क्या होगा इस सब में से? सर जी, गांव में तो कृषि होगा, खेती होगा, पशुपालन होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? सर जी, वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ा। तो किस किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ?
तो भैया कृषि को ही सबसे कम लाभ हुआ था। किसको? कृषि को कम लाभ काहे हुआ? वैसे तो लाभ इसको भी हुआ, वैश्वीकरण हुआ तो नया-नया तकनीक आया, कृषि में लगाया गया, अच्छा बीज आया, अच्छा खाद आया, ये सब चीज़ लगाया गया। लेकिन सबसे कम लाभ पूछा है, लाभ तो हुआ है बच्चा लेकिन सबसे कम। हो सकता है कि कृषि में 1 करोड़ का लाभ हुआ, सेवा क्षेत्र में 10 करोड़ का लाभ हो गया, अभी निर्माण क्षेत्र में आपका 7 करोड़ का लाभ हो गया। कम लाभ हुआ ना कृषि को, लेकिन लाभ तो हुआ ना बच्चा। ये पूछा है आपसे कि कम लाभ किसको हुआ है? कृषि को हुआ है, लेकिन लाभ ऐसा बात नहीं हुआ है, लाभ कृषि को भी हुआ है, लेकिन कम हुआ है जी सब और सबकी अपेक्षा। दीनार किस देश की मुद्रा है? अब जैसे भारत का मुद्रा को रुपया बोलते हैं, जापान में टाका बोलते हैं, वैसे आपसे पूछा गया, सर जी जो दीनार है, ये किस देश की मुद्रा है? तो दीनार जो है बच्चा ये आपका इराक की मुद्रा है। किसकी? इराक की। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है? अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? यही आपको बताना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना सर जी 2007 से 2012 तक था। सी हो जाएगा इसका। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा जाता है? गैस को और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो सर जी गैस और बिजली उत्पादन, बिजली याद है आपको? बिजली आपका उद्योग में बनता है कि नहीं? सर जी बिजली आपका उद्योग से ही तो बनता है, फैक्ट्री लगता है, वहाँ आपको कोयला से पानी भाप बनाया जाता है, भाप से बिजली बनता है कि नहीं? तो किससे हो रहा है सर जी? ये तो उद्योग से बन रहा है, उद्योग के लिए आपको द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, है कि नहीं? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है जी? महामारी, युद्ध, भूकंप। सर जी भूकंप है। युद्ध आदमी करता है, महामारी भी आदमी फैलाता है। देख लीजिए चीन अभी वो HMPV वायरस के चक्कर में चीन पड़ा हुआ है अभी। कितना लोग मतलब घायल हो रहा है इससे। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? मानवीय विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR बोलते हैं इसको, किसने तैयार किया था सबसे पहली बार? तो सबसे पहली बार सर जी जो योजना बना था योजना आयोग, उसी ने तैयार किया था। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सर जी द्वितीय क्षेत्र अभी हमने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे। अगला है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? कि लोकतंत्र को सर जी बाँट दो, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर दो। क्या बोलते हैं उसको? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका शक्ति इस हिसाब से बाँट दो। फिर एक रखो केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर सरकार रखो। ये सब इसका जो है सुझाव कौन समिति दिया था? किस समिति के द्वारा ये सुझाव दिया गया? याद रखिए बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में एगो समिति बनाया गया था। उसी के नाम पड़ जाता है बलवंत राय मेहता समिति। अब जैसे पूछा कि सर जी तेंदुलकर समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो याद रखिएगा जो तेंदुलकर नाम है यही अध्यक्ष होगा, तेंदुलकर अध्यक्ष होगा। नरसिम्हम समिति, इसका अध्यक्ष कौन होगा? यही होगा जी। तिलैया समिति, तिलैया अध्यक्ष को समझ गए? इसी के हिसाब से नाम रखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। संविधान का कौन-सा संशोधन नागरिक स्वशासन से संबंधित है? नागरिक का स्वशासन सर जी 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था आपका 73वां संविधान संशोधन सॉरी 74वां संविधान संशोधन मैं उल्टा बोल गया। 74वां संविधान संशोधन ये आपका नागरिक स्वशासन से संबंधित है। ठीक है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। अगला है आपका चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? सर जी चिपको आंदोलन पेड़ से चिपकने वाला आंदोलन था और इसका शुरुआत आपका सर जी उत्तराखंड में हुआ था। है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? सर जी आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है, याद रखिएगा। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति लगाता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगला है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक मतलब संघात्मक बात करें तो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग-अलग सरकार नहीं है। कौन देश ऐसा है जिसमें ऐसा व्यवस्था है? तो सर जी भारत में तो केंद्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है, मतलब पीएम भी है और सीएम भी है। बात करें चीन में तो सर जी चीन में भी जो है चीन में ही नहीं है, सॉरी चीन में ही नहीं है, बाकी ब्राज़ील में भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है। चीन में ही आपका जो है संघात्मक शासन नहीं है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बच्चा। ठीक है? चलिए अगला देखें। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल बच्चों, जल्दी से बताएँगे क्या होगा इसका उत्तर? सर जी कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। एओ ह्यूम किया था, याद है कि नहीं? एओ ह्यूम किया था, सबसे पुराना यही नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि इनमें से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब होता है सीधा सीधा
जनता द्वारा चुनाव होता है, सीधा जनता द्वारा चुनाव होता है। जैसे हम लोग बात करें तो हम लोग एमपी एमएलए को वोट डालते हैं और उसके उसमें जो उससे जाकर के चुनाव होता है आपका किसका, पीएम का। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसमें है, तो हम लोग में कैसा हुआ, हम लोग में अप्रत्यक्ष हुआ, डायरेक्ट नहीं चुने। और पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष किसमें होगा, प्रत्यक्ष इस में से कौन में है? तो स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष मतलब सीधा पीएम के लिए वोट हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसमें है, आपका स्विट्जरलैंड में। अगला है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? लोकतंत्र में क्या ऐसा गुण है? सर जी, समानता भी है, स्वतंत्रता भी है। जनमत मतलब लोग के मत से होता है, मतभेद में सामंजस्य भी है। और इनमें से सभी, सर जी सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सभी आंसर हो जाएगा, सब चीजें लोकतंत्र में, इसीलिए इसका मतलब बहुत फेमस है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, हाजीपुर, जबलपुर, मुंबई सेंट्रल। सर जी बोला क्या, उत्तर मध्य रेलवे। तो भारत फटाफट से बनाया जाए। उत्तर मध्य के बारे में बोला है तो अपना अपन जो है ज्यादा उतना भारत नहीं बनाएंगे। चलिए जी, ये हो गया उत्तर मध्य, इसी को बोलते हैं उत्तर भी, ऊपर भी है और बीच में भी है। इस इलाका का मुख्यालय कहाँ है? तुमको पता होगा कि सर जी यहीं पर यूपी पड़ता है, यूपी में इलाहाबाद है, तो यहीं पर इसका मुख्यालय है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो को शुरुआत कब हुआ था? सर जी ये आपका 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य में है? मतलब भारत का कौन राज्य में सबसे लंबा सड़क है? भारत का किस राज्य में सबसे लंबा सड़क है? तो बताइए भैया, सबसे विकसित कौन है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो भैया महाराष्ट्र जो है मतलब खतरनाक विकसित है, सबसे ज्यादा विकसित है, और यहीं पर सबसे ज्यादा सड़क भी है। सबसे ज्यादा लंबा सड़क आपका कहाँ पाया जाता है? सड़क की लंबाई की दृष्टि से पहला स्थान पे कौन है आपका? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होता है? अब देखिए भैया, चक्रवात वहां आएगा सर जी, जहाँ जो राज्य आपका समुद्र के किनारे होगा वहां चक्रवात आएगा। अब बताओ, बिहार यहाँ पड़ता है, समुद्र ये इलाका में है, कितना समुद्र है। अब बिहार आपका यहाँ पड़ रहा है, मध्य प्रदेश यहाँ पड़ रहा है, झारखंड यहाँ पड़ रहा है, ओडिशा यहाँ पड़ता है। कहाँ चक्रवात आएगा सर जी? उड़ीसा में आएगा। उड़ीसा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? प्राथमिक उपचार का उपकरण मतलब कहीं आग वाग लग जाए तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के रूप में क्या, भैया प्राथमिक उपचार का उपकरण बैंडेज, टेप, क्या होना चाहिए इसका जी? तो सबसे पहला उपचार सर जी बैंडेज का करना चाहिए और टेप लाना चाहिए, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। प्राथमिक उपचार का उपकरण मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी की चोट वोट लग गया या कुछ हो गया तो बैंडेज करेंगे, जो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला है कि आसवास आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान आसवान बांध किस नदी पर है जी? अमेजोन, नील, कृष्णा, गोदावरी किस नदी पर है? तो ये आपका नील नदी पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। कहाँ बहती है जी? ये आपका अफ्रीका में बहती है। ठीक। अगला देखें, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल भी इसी को बोला जाता है। पैमाना को, स्केल को हिंदी में पैमाना बोलते हैं। इसका उपयोग किस आपदा में होता है सर जी? इसका उपयोग भूकंप नापने में करते हैं, है कि नहीं? भूकंप नापने में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भैया तू पतला हो जा, बहुत मोटा हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित होता है? देखिए पूर्वी बिहार, पूर्व का जो बिहार है, पूर्व तरफ जो है, बिहार का पूर्वी हिस्सा, इधर वाला हिस्सा में क्या चीज ज्यादा आता है? भूकंप, बाढ़, सूखा, या इनमें से कोई नहीं? क्या आता है ज्यादा जी? जल्दी से बताइए। सर जी पूर्वी बिहार जो है आपका बाढ़ ग्रसित है। पूर्वी बिहार में बाढ़ आता है, और पूर्वी यदि उत्तरी भी रहता तो उत्तरी बिहार में भी बाढ़ की समस्या बनी रहती है। अगला प्रश्न है सर जी कि कोपड़ा क्या है? कोपड़ा क्या है? सूचना का अधिकार कानून है, उपभोक्ता संरक्षण कानून है, मानव विकास सूचकांक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस है। कोपड़ा क्या है ये आपको बताना है जी। बात करें कोपड़ा की तो ये आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला है कि भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है? मतलब भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले क्या बोलते थे? तो भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक बोला जाता था। भूमि बंधक बैंक बोला जाता था। देखिए यहाँ भी भूमि पकड़ी, यहाँ भी भूमि पकड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका
बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? सर जी, रेलवे हो गया, अगर आप यही पूछ देता कि डाक हो गया, डाक हो गया और संचार व्यवस्था हो गया, इस सब का शुरुआत जो है, इस सब का शुरुआत जो है आपका लॉर्ड डलहौजी किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी किया था, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला है कि लुई सोलह को फांसी कब दी गई? तब बताइए, लुई सोलह का फांसी याद रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, पूछा है तो याद करना पड़ेगा जी। 1793 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1793 में दिया गया था। अगला है कि नई आर्थिक नीति किसने नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने शुरू किया, लागू की? तो लेनिन ने किया था, लेनिन ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? सर जी, लेनिन का उत्तराधिकारी मतलब लेनिन के बाद कौन शासन किया, कौन उसका गद्दी संभाला, ये आपसे पूछ रहा है। तो सर जी, लेनिन के बाद जो है आपका, सॉरी, स्टॉलिन ने संभाला था। किसने संभाला था? स्टॉलिन ने संभाला था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला देखें। अगला है आपका पेट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? किसने किया था पेट्सडम की घोषणा के बाद आत्मसमर्पण? तो सर जी, ये आपका जापान ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए, अगला देखेंगे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। कौन था? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चों। चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। हाँ जी, अगला प्रश्न है आपका। चलिए, ये तो हो गया। आ जाओ भैया। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? बंगाल के शोक के रूप में किसको जाना जाता है? जैसे बिहार का शोक कौन होता है? कोसी। इसी तरह बंगाल का शोक बताना है, जल्दी से बताएंगे। बंगाल का शोक कौन होता है जी? सर जी, रांची से एक नदी निकल के जाती है, रांची के पास से, याद कीजिए, नाम था उसका दामोदर। ये नदी फिर जाएगी बंगाल में, और यही नदी जो है, इसी को बंगाल का शोक बोलते हैं, दामोदर नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, अगला देखेंगे। अगला है महासागर तल के कंपन का संबंध किससे? जल्दी, जब समुद्र का तल यदि कंपन करेगा तो इससे सुनामी आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि मेघालय को किस राज्य को काटकर बनाया गया था? मतलब मेघालय जो बनाया गया था, कौन राज्य को अलग अलग किया था? किस राज्य से मेघालय का जन्म हुआ था? असम को काटे थे, तब मेघालय बना था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला है समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? देखिए, एक होता है आपका संघ सूची, एक होता है आपका राज्य सूची, एक होता है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है, और समवर्ती में दोनों बनाता है, तो दोनों को अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बच्चों। अगला है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जी? तो ग्राम कचहरी का प्रधान आपका सरपंच होता है यार। इसमें पूछने वाला बात क्या है, तो हम लोग गाँव में देख लेते हैं अपन। जनमत जनमत आधारित शासन है। जनमत मतलब होता है जनता का मत, मतलब जनता का मत लेकर के कौन सा शासन किया जाता है? सर, ये राजतंत्र में लोकतंत्र होता है, जनमत पर आधारित लोकतंत्र होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच को कौन चुनता है जी? सरपंच को कौन चुनता है? जल्दी से बताइए, सरपंच को कौन चुनता है? राज्य सरकार भैया, राज्य सरकार सरपंच को चुनेगा, मुखिया पंच नहीं। ग्राम सभा का सदस्य चुनता है, ग्राम सभा का सदस्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि समदलीय, अरे भैया, चलिए, अगला आपका कि समदलीय गठबंधन कहाँ है? भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में? अगर आप लोग बात करें नेपाल में, तो नेपाल में आपका समदलीय गठबंधन बन रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका कि सर जी, सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा आपका विक्टर इमैनुअल था। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। सर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल था। जल्दी जल्दी से, लास्ट अब बचा हुआ है, कुछ ही क्षण बचा हुआ है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, या रॉबर्ट ओवेन ने? किसने की थी? जल्दी से बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे बच्चा। भैया, प्रसिद्ध नाम लेनिन, लेनिन ने किया था। अगला देखेंगे। इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? सर्ची, सभी का था। मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी, सभी का था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 1917 में
पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 2 रूसी क्रांति हुआ था, याद है कि नहीं याद है? पहला रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति बोलते हैं और एक को अक्टूबर क्रांति बोलते हैं। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? उदारवादी मतलब उदारवादी बोले तो मतलब वो प्रेम से मानने वाला नहीं था, लड़ाकू नेता कौन था ये बताना है। लड़ाकू नेता कौन था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, सुरेश नाथ बजट। इनमें से कौन ऐसा था जो आक्रामक नेता था, लड़ाकू नेता था? सर जी बिपिन चंद्र पाल, याद रखिएगा, लाल बाल पाल, ये तीनों जो थे, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लड़ाकू नेता थे, उदारवादी नेता नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया था। कहाँ अलग निर्वाचन का पहला मतलब मुसलमान के लिए अलग वोटिंग हो, इसके लिए पहला प्रस्ताव कब रखा गया था, कहाँ रखा गया था? सर जी आपका मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था। उसमें अंग्रेज भड़काने के लिए, उसमें अंग्रेज जो है फूट डालने के लिए ये काम किया था। ठीक है। अगला, भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? सर जी भारत में पहला कपड़ा मिल का बात करें, ये आपका महाराष्ट्र में खोला गया था। कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? सर जी कॉर्न लॉ आपका जो ब्रिटेन में पारित हुआ था। मक्का, कॉर्न मतलब मक्का होता है। मक्का कानून पारित हुआ था ब्रिटेन में आपका। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी लगाया था। ऑप्शन ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा बच्चा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? उत्पादन, आय, व्यय, किससे संबंध है चक्रीय प्रवाह का? जी सभी से है। देखिए, उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा। देखिए, यदि उत्पादन बढ़ाएंगे तो आपका आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो आपका व्यय बढ़ेगा, मतलब खर्चा बढ़ेगा। खर्चा जब तक ज्यादा नहीं खींचेगा तभी तो खर्चा बढ़ेगा, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो देखिए चक्रीय प्रभाव होगा कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला है कि आय और उपभोग के अंतर को कहते हैं, मतलब आय और उपभोग मतलब व्यय, खर्च समझिए। आय हो गया, मान लीजिए आप लोग 10,000 रुपया कमाए और आप लोग 5,000 रुपया खर्च कर दिए, 7,000 रुपया, 3,000 रुपया बचा ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बचना बोलेंगे। सर जी बच गया मेरे पास, तो बी हो जाएगा इसका। अगला है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी? छोटा छोटा वित्तीय संस्था मतलब लोन वोन देने के लिए वित्तीय संस्था छोटा छोटा चलाया जाता है, तो उसका शुरुआत कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था जी। अगला है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? इसमें सबसे कम योगदान किस क्षेत्र में? देखिए पहला क्षेत्र आपका कृषि, दूसरा क्षेत्र को बोलते हैं उद्योग और तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा। अब बताइए सबसे कम किस में होगा? सर जी सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। सेवा क्षेत्र में आपका स्कूल आएगा, आपका दुकान वगैरह आएगा, सलून आएगा, मॉल वॉल सब इसमें आएगा। उद्योग में तो उद्योग आएगा, और कृषि में सर जी सबसे ज़्यादा फायदा देता है सेवा, तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र उससे कम, और प्राथमिक क्षेत्र मतलब बिल्कुल कम देता है। तो सबसे कम योगदान आपका प्राथमिक क्षेत्र देता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से क्या आधारभूत संरचना का अंग? आधारभूत संरचना मतलब जो एक बात करें तो आधारभूत मतलब बेसिक, बेसिक संरचना कौन है जी? बेसिक संरचना मतलब जिसके बिना आदमी का जीवन यापन नहीं हो सकता है। सबसे बेसिक बुनियादी संरचना क्या है? बुनियादी अंग क्या है? ये बताना। शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा, यातायात, क्या है जी? जल्दी से बताएंगे। सर जी आधारभूत संरचना मतलब बेसिक उद्योग को स्थापित करने के लिए यातायात का आवश्यकता होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सर जी जेनेवा में है। जेनेवा में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि सर जी अ, अरे भैया खुल जा रहे हैं। अगला है राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सरकार की आय को राष्ट्रीय आय नहीं बोलेंगे, सार्वजनिक उपक्रम नहीं भैया, परिवार का आय का हमने। किसी भी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य आता है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है। तो हमने जैसा कि कहा था 80 प्रश्न करेंगे, 80 प्रश्न कर लिया, और सर जी ये आपका को आंसर भी मिल जाएगा, ये आपका इस रूप में आंसर मिल जाएगा 80 प्रश्न का। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। देखिए इसमें याद करने वाला क्वेश्चन कम था, फैक्ट ज़्यादा था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो फैक्ट आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या याद कराऊंगा बच्चों आपको, जो जहाँ तक हो सकता था मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और प्यारा सा शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में
आगे के प्रश्नों के साथ में। तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।